बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ से कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात हुई है। बाहिमी और पेशावराना अमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि कतर के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से भी कहा गया है कि किसी भी सियासी जमात के लिए नरम गोशा नहीं रखते और नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है इसमें कोई डील नहीं है। वो वतन वापस आते हैं, उनको कानूनी जो रुकावटें हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में, अभी तक ये जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को इस जो फैसला आया है इससे कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक अपने हवाले से एक ज़ाती माजरत अपने नाजरीन से करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि एक तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव जा रहा होता है, ये रिकॉर्डेड नहीं होता कभी भी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो मैं इसमें गुफ्तगू कर रहा होता हूँ वो मैं किसी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहा होता, मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि ये जो बहुत सारे कागज़ पड़े हुए हैं इन पे या तो ये स्लाइड्स हैं जो भी टीवी पे चलेंगी तो मैं उनका नंबर फिर बीच में बता रहा होता हूँ, और हमारी प्रोडक्शन टीम और जो असिस्टेंट्स हैं वो उसको सारा लाइनअप कर रहे होते हैं। और तो उसमें ये चूँकि एक फिलवदी मैं बात कर रहा होता हूँ तो इसलिए कहीं अगर ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे इस तरह का सिस्टम इस प्रोग्राम के लिए, तो अगर कहीं कुछ स्लाइड ऊपर नीचे हो जाए, कोई नक्शा ऊपर नीचे हो जाए लाइव चलते हुए, तो उसके लिए ख़ुद भी और टीम की तरफ से तो नहीं, वो तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, सारा दिन ज़ाहिर है इस पर कर रहे होते हैं काम, उनको पॉइंट्स देता रहता हूँ, स्लाइड्स वगैरह वो बनाते हैं। तो ये बस ध्यान में रखें कि ये प्रोग्राम जो है ये कहीं से देख के नहीं पढ़ा जा रहा होता, बल्कि ये बात हो रही होती है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहस चल रही है, अभी तक सऊदी अरब वो आ गए हैं खैर से। सवाल ये है कि कल के फैसले का एक तो ये कि तफसीली फैसला कब आएगा। ये जिस तरह समाज चली है और जितने दिन चली है और जो उसमें दलाइल दिए गए हैं और फिर उसके बाद जो सवालात पूछे गए हैं और जो मुख्तलिफ जज साहिबान की राय है, मतलब मुख्तलिफ शिकों के हवाले से, मतलब एक पूरे जो बिल है उसके ऊपर एक नुक्ता नज़र है, फिर उसके बाद एक जो है वो माजी से तलाक होगा नहीं होगा, उस पर कुछ जज साहिबान इधर से उधर हैं उनकी राय, कुछ की जो है वो अपील का हक होगा नहीं होगा, वो उनका माइंड वहाँ पे है अप्लाई। तो ये जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल की शिकों के ऊपर भी 2-3 हिस्से हैं, ठीक है। फैसला जब आएगा तो अब जाहिर वो लिखा जा रहा होगा, मुख्तलिफ जो जज साहिबान है वो अपनी अपनी राय उसमें लिखेंगे, तो तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। तो ये, और जाहिर है कि उसमें एक वक्त लगेगा, लेकिन इसमें जो वही बात कि इस पर मुख्तलिफ जो माहिरीन कानून है वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक तो ये कि 5 साल के ऊपर बात चल रही है कि वो एक्ट बन गया तो नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर 5 साल की जो नाहलियत है उसके ऊपर चैलेंज करेंगे और एक्ट के तहत वो ख़त्म हो जाएगी इशू। वो एक तो वो बात चल रही है और उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा जो जिसके ऊपर तकरीबन तमाम जो माहिरीन कानून है वो खामोश हैं, वो है सज़ा। और वो जो सज़ा है, वो सज़ा जो है अब सज़ा के मतलब सज़ा हो चुकी है, सज़ा सुनाई जा चुकी है, वो जेल में थे, तो जेल में ज़मानत नहीं होती, पैरोल पे रिहाई होती है। सही। और अगर कोई शख्स सज़ा काट रहा हो तो उसकी पैरोल पे रिहाई होती है। गैर मामूली हालात थे जिसमें अदालत ने पहले सज़ा मुअत्तल की और फिर ज़मानत पे वो 8 हफ्ते की वो भेजा गया, वो हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो अब पोजीशन क्या होगी कानूनी, क्या मतलब राहदारी ज़मानत तो तब होती है जब एक अदालत से दूसरी अदालत में पेश होना होता है, मतलब जैसे मुनसिर आई है बाहर मिसाल के तौर पर, उन्होंने पाकिस्तान आना हो, उनको राहदारी ज़मानत मिल जाएगी कि वो कह रहे हैं सरेंडर करना है। लेकिन ये है कि जो अगर सज़ा है तो वो तो सज़ा में वो ज़मानत कैसे होगी, यानी बिल्कुल ऐसे ही ना कुछ 5 साल 4 साल 2 साल 3, अगर 2 साल से कम होती तो शायद उसमें हो जाती। यहाँ पर एक अब उनकी कानूनी टीम जो है वो यकीनन इसको पढ़ रही है, अभी मुझको मुतालिया करके
लेकिन इसका मुतालिया तो तब होगा ना जब ये तफसीली जजमेंट आएगी। तो तफसीली फैसला जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि ये इसमें क्या होना है। और इसी तरह से जो नैब की तरामीम है, तो उन तरामीम को तो ख़त्म कर गए थे जस्टिस उमर बंदयाल साहब। तो नैब की तो वो तो अपनी जगह, क्या उस पर दोबारा मतलब उसको चैलेंज किया जाएगा? नैब तो बहुत ज़्यादा फ़ाल है, मैंने कल भी बात की थी, बहुत। तो ये भी सवाल उस वक्त तक मेरे ख्याल से जब तक ये तफसीली फैसला नहीं आ जाता। और तफसीली फैसले का आज मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये तो आपको पता है कि जो जज साहबान ने बीच में उनकी राय है और जो कमेंट्स हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ शिकों के ऊपर मुख्तलिफ उनकी आरा हैं, ये कोई एक फैसला थोड़ी है जो एक पे डिसेंटिंग नोट आ जाएगा। ये तो कुछ कुछ जज साहबान हैं जो यहाँ पे 10 हैं, 10-5, लेकिन कहीं पर 6-8, कहीं पे 7-4, मतलब इस तरह करके मुख्तलिफ शिकों पे मुख्तलिफ हैं 2-3 जगहों पे ना। तो ये फैसला जो है ये बड़ा एक तफसीली फैसला होगा और तारीख़ी फैसला भी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे हमारे जो मुल्क की सियासत है और जो अदालती मामलात हैं उनको एक शक्ल देगा। उसमें पार्लियामेंट को भी बताया जाएगा, अदालत का रोल भी डिफ़ाइन होगा। उसके बाद फिर ये मामला जो हैं ये हल होंगे। इस दौरान जो है नवाज शरीफ साहब की तैयारी है वापस वतन वापसी की, और वो सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरेबिया के बाद दुबई से पाकिस्तान। तो ये अब देखते हैं कि ये क्या कानूनी जो टीम है उनकी, जाहिर है कि वो एक ये जो फैसला है इसके बाद एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही होगी, करेगी, और वो फिर किस तरह से आगे मामला चलते हैं वो आने वाले दिनों में बात होंगे। लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, पाकिस्तान में क्या होना है उसका फैसला वो खित्ते के और दुनिया के हालात करेंगे। ये तकरीबन हर मुल्क में ऐसे ही। और मैं आपको एक बात बिल्कुल ये बताऊं कि जो ये जंग हो रही है ना इस वक्त, ये इसराइल की बका की जंग है। सही। यानी इसके बाद या तो इसराइल है या नहीं, या और है तो किस शक्ल में है, सही, क्या उसकी शक्ल सूरत क्या है, और वो एक कमज़ोर रियासत के तौर पे उभरा है। और ये मैं आपको बताऊं कि कमज़ोर रियासतों के साथ बड़े मुल्क खड़े नहीं होते, आलमी क़ुव्वतें खड़ी नहीं होती। अब ये जो सारा मामला है कि 3.8 बिलियन साल का दिया जा रहा है और इतनी एड, और फिर आयरन डोम, और फिर साइबर अटैक्स भी हो गए, और मतलब हर सतह के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ ना, 2G ने 5G और 6G को उलट पुलट कर दिया। और फिर ये कि उनके पास फंडिंग, ये जो आप देखें कि लेटेस्ट ब्लॉकचेन के थ्रू जो है उनकी फंडिंग, वो अपनी फंडिंग कर रहे थे ब्लॉकचेन, पूरी ब्लॉकचेन के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी, और उस पे इनका सारी जो फंडिंग है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, वो वैसे तो ब्लॉकचेन में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कि वो जो क्रिप्टो करेंसी वाला फैक्टर है उसके थ्रू फंडिंग वो कर रहे थे। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है इस पूरे अरसे में। अब आज ये मामला है कि ये मतलब उन्होंने आज देखें ना, आज 5-6 दिन हो गए आज इस वाक़े को, और 6 दिन के दौरान भरपूर बमबारी हुई है। उन्होंने जवाब भी दिया है, गज़ा के अंदर शहादतें हो गई हैं, चारों तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अभी भी झड़पें हैं। कितना हार्डवेयर उनका डैमेज हुआ है ये हमें नहीं पता। अभी तो ये है ना कि वो यरगमाल बना के ले गए और इतने फौजी उन्होंने मार दिए, लेकिन ये है कि वो हार्डवेयर जो उनके जो टैंक्स थे, उनके आयरन डोम, उनको भी तो अटैक किया है ना, वो डैमेज अभी तक नहीं पता चल रहा। कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ उन्होंने तबाह की हैं, ये वो इसराइल तो नहीं बता रहा। तो ये, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि ये बका की जंग है। अच्छा, अब इसमें जो आज एक नई बात सामने आई है, देखिए आज सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो आज पहुँचे हैं तल अवीव, और तल अवीव में नई हुकूमत कल बनी है और उसमें गांस भी आ गए हैं जो कि अपोजिशन लीडर थे, और पहले वो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके सरबराह रहे हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं, नेतन्याहू को चैलेंज करते रहे हैं, नेतन्याहू के लेकिन उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बना ली कि जब तक ये जंग है तो हम एक कौमी हुकूमत बना लेते हैं। और कौमी हुकूमत बना के उन्होंने कहा कि हमास का अब हर शख्स जो है वो मुर्दा है और अब जो है इनका सफ़ाए हस्ती से नाम मिट जाएगा।
लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक तो बात की है ना कि अमेरिका साथ खड़ा है इसराइल के, और ठीक है, बिल्कुल साथ खड़ा है। लेकिन एक बात और आज सामने आई है जो बड़ी हैरानकुन बात है, और वो ये बात है कि एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि 25 अमेरिकन नेशनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। अच्छा, अब वो मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं 25 नेशनल्स? वो क्या बमबारी में मारे गए हैं या इसराइल की बमबारी में मारे गए हैं? हमास ने मारा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमास ने तो कहा है कि हमने नहीं मारा। फिर वो कैसे मारे गए हैं 25 नेशनल्स? क्या वो उन झड़पों में मारे गए हैं जो बाहर ही आए थे और बाहर मौजूद थे, यानी जहाँ पर इसराइल के लोगों को मारा है हमास ने, तो वहाँ पर ही क्या अमेरिकन भी थे? 25 की फिगर आ जाइए सामने। और ये जो बात है ये बड़ी यानी अच्छा, इसका जो दूसरा एंगल है वो बात जो उन्होंने की है, मैं उसके एक और एंगल के ऊपर ज़्यादा मेरी यानी मेरे लिए हैरानकुन खबर है, हैरानकुन बात है। और वो ये है कि आज से जो 23वीं स्लाइड है, अगर हमारी टीम दिखाए, आज से कोई 2 महीने पहले ये इसराइल ने वीज़ा फ्री एंट्रेंस 6,800 पैलेस्टीनियन अमेरिकन्स को 2 हफ्तों में कहा था कि जो अमेरिका में जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन्स हैं उनको कहा था कि वो आ जाएं। वो अमेरिकन्स हैं लेकिन अमेरिकन शहरी हैं, लेकिन हैं फ़लस्तीनी, यानी फ़लस्तीनी अमेरिका के जो हैं उनको इसराइल ने वीज़ा देके बुलवा लिया था। सही। तो उनको कहा था कि अब आ जाएं, फ़लस्तीनी हैं लेकिन अमेरिकन नेशनल्स हैं। अब जनाब आज जो है ये एक ख़बर सामने आ रही है, और वो जो ख़बर है उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कोट किया है। 5वीं स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि 600 अमेरिकन मौजूद हैं गज़ा में। 600 अमेरिकन गज़ा में मौजूद हैं। इसको अगर हम थोड़ी देर रखते हैं, अगर इसको हम देखें तो 600 अमेरिकन का जो मतलब है वो जो हमारी 5वीं स्लाइड है, 5th स्लाइड, यूएस एस्टिमेट्स अप टू 600 अमेरिकन इन गज़ा। और इसके बाद जो है इसी खबर को फिर जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल से उठा के फिर जो राइटर्स दे रहा है खबर वो भी, और फिर उसके बाद बीबीसी ने भी कोट किया है इस फिगर को कि ये जो 25वीं स्लाइड में बीबीसी ने कोट किया है। फिर उसके बाद हर जगह पे ये खबर आ रही है कि 600 अमेरिकन जो हैं वो मौजूद हैं गज़ा की पट्टी में। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और 600 अमेरिकन का होना जो है ये कोई मजाक नहीं है। 500 से 600 अमेरिकन। इसी को फिर बीबीसी ने कोट किया, इसी को राइटर्स ने कोट किया, आगे बीबीसी ने कोट किया इसराइल हॉस्टेज क्राइसिस इन एवरी बीबीसी ने भी इसको आगे कोट किया है अपनी खबर के अंदर। और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि ये 600 के करीब 500 या 600 जो है वो अमेरिकन हॉस्टेज बने हुए हैं उसमें। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ये अमेरिकन जो हैं ये पैलेस्टीनियंस हैं या ये इसराइल के हैं कौन से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन नेशनल्स गज़ा में फंस गए हैं। 600, 500 से 600 और 25 जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं। अब कैसे, कहाँ, किसके हाथों, ये एक सवाल है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अमेरिका है वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने नहीं भेज रहा, यानी फौज नहीं भेज रहा। उन्होंने कहा हम साथ खड़े हैं आपके, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसको सीज फायर किया जाए, और हमास को उन्होंने बुरा भला भी कहा है, सब कुछ कहा है। लेकिन हमास के साथ एक ट्रैक टू हमेशा अमेरिकन का किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी मुल्क के थ्रू रहता है। हिजबुल्लाह के साथ भी रहता है, बाकी लोग ट्रैक, गुफ्तगू तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, चैन बैक चैनल्स तो कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। किसी अरब मुल्क के थ्रू, जैसे इजिप्ट के थ्रू बात हो रही है उनसे, इजिप्ट से कहा जा रहा है कि आप हमास के साथ ऐसे करें। हाँ, इजिप्ट कह रहा है कि हम ये एक तो रफ़ा का जो क्रॉसिंग है, रफ़ा की क्रॉसिंग पे बॉम्बिंग कर रहे हैं मुसलसल इसराइल के लोग, और फिर इजिप्ट इतनी बड़ी तादाद में ले नहीं सकता।
इतनी बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं उनको ले नहीं सकता, फ़लस्तीनी छोड़ना चाहते हैं, उनको लाइट बंद है, बच्चे हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पे, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, मुस्तकिल बमबारी हो रही है। और ये आप ज़रा देखें ना तो एक पुराना, मैं आज ही देख रहा था कि ये उस ज़माने के अरब लीग का भी इजलास हुआ है, अरब लीग का इजलास हुआ है काहिरा में। अरब लीग 1946 में बनी थी, 1946 में। ये बहुत सारे मुल्क तो थे ही नहीं उस वक्त, तो उस वक्त मिस्र, सऊदी अरेबिया, सीरिया और ट्रांस जॉर्डन जिसका उर्दन हिस्सा था, और 6 मुल्कों ने ये अरब लीग बना ली थी कायरा में। और अरब लीग बनी थी माशी इश्यूज़ पे ना, एक मईशत वगैरह देखेंगे, लेकिन बाद में फिर वो जंग जब इसराइल बना तो फिर उसके बाद वो अरब लीग उसमें आ गई, कूद गई, और फिर अरब लीग ज़ाहिर है उसके अब ज़्यादा अरकान है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया 79 के अंदर कि मिस्र को निकाल दिया अरब लीग ने कि आपने मुआहदा किया है, जहाँ, और ट्यूनिस चला गया इनका हेड क्वार्टर जो था अरब लीग का। फिर इन्होंने लीबिया को भी निकाल दिया था बीच में से, फिर इन्होंने सीरिया को भी निकाल दिया था, तो वो फिर वापस, अब जैसे सीरिया वापस आया अरब लीग में। लेकिन उस ज़माने के पीपल्स बड़े इंटरेस्ट में, आज देख रहा था कि ये जो उस ज़माने के अखबार अगर हम देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, तो वो कह रहे हैं कि जी न्यू स्टेट ऑफ इसराइल, ठीक है ना, और ट्रूमन रिकग्नाइज्ड इट, होप्स फॉर पीस, तल अवीव इज़ बॉम्ब्ड, इजिप्ट ऑर्डर्स इन्वेजन। अब ये देखें, ये अखबार जो है उस वक्त का, उस दिन का अखबार के ये जब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो जी, तो ये जो है, ये ज़ायनिस्ट प्रोक्लेम न्यू स्टेट ऑफ इसराइल, ट्रूमन रिकग्नाइज्ड इट एंड होप्स फॉर पीस, तल अवीव पे बॉम्बिंग हो रही है। उसके बाद ये है कि दूसरा जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल है उसने हेडलाइन लगाई है, तल अवीव इज़ बॉम्ब्ड, यूएस रिकग्नाइजेज ज्यूइश स्टेट। अच्छा, इसराइल प्रोक्लेम्ड अरब्स मार्च, ट्रूमन एक्शन स्टंस क्लोजिंग सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, बैटल इन यरूशलेम, इजिप्ट ऑर्डर्स इन्वेजन। ये अखबार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा उस ज़माने के कि ये, अच्छा उसके बाद फिर कैंटोन रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, ज्यूज फॉर्म स्टेट इन पैलेस्टाइन, 20 डेड, 35 मिसिंग आफ्टर 6 एयरप्लेन क्रैशेस, ठीक है ना। अच्छा, अरब लीडर डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट ज्यूज़। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो पैलेस्टाइन पोस्ट, स्टेट ऑफ इसराइल इज़ बॉर्न, Jews take over security zones, Egypt Air Force Spitfire bombs Tel Aviv, one shot down, US recognizes Jewish state. अच्छा, most crowded hours in Palestine history. अच्छा, तो ये जो हैं ये अखबार देखें तो उस वक्त, बहरहाल ये अरब लीग बन गई थी उस वक्त। अरब लीग कब कायरा में इजलास हुआ है? सही। अरब लीग का कोई ख़ास एक्टिव रोल नहीं रहा। अरब लीग में चूंकि अरब थे सारे, तो फिर एक OIC बनी जो जिसमें नॉन अरब मुल्क भी हैं, और फिर एक GCC बनी जिसमें खलीजी रियासत है, तो मुख्तलिफ फोरम्स हैं। लेकिन उनके बयानात की इंपॉर्टेंस है और वो एक स्टांस लेते हैं किसी मामले पे तो लेते हैं। अब यहाँ जो इशू है वो ये है कि एक तो इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन भी हैं गजा में, अमेरिकन नेशनल्स में, ये ज़हन में रखें। 25 की तो डेथ हुई है, लेकिन 500 से 600 अमेरिकन नेशनल्स गजा में हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इस वक्त ये फैसला इस मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगर इसराइल देखें 6 दिन से रुका हुआ है ना, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो जाएंगे कल, जुमे के दिन उनकी मुलाकात होगी महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास रुके हैं अभी, वो मगरबी किनारे पे हैं, वहीं पे जो सदर महमूद अब्बास या अबू माज़ेन, उनसे कल मीटिंग होगी सेक्रेटरी ब्लिंकन की। उस मीटिंग में वो जाहिर है वो बात करेंगे जो फ़लस्तीनियों की होगी, उसमें तो वो फ़लस्तीनियों के लिए बात ही करेंगे ना। और फिर उसके बाद कल ही वो जाएंगे उर्दन, और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होगी। तो जब शाह अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होगी तो फिर वो फ़लस्तीनियों की बात करेंगे, क्योंकि शाह अब्दुल्ला जो है उर्दन, वो पहला मुल्क है जिसने गजा अपनी इमदाद भेजी है। लेकिन उर्दन चूंकि बराह रास्त नहीं भेज सकता गजा, उसके जहाज फ्लाई नहीं कर सकते, इसराइल आता है बीच में, तो
उर्दन ने मिस्र को भेजी है एड, ठीक है, और मिस्र ने फिर आगे से जो है रफ़ा के थ्रू और बाकी, चूँकि वहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है पनाह गज़ीनों का, तो वहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए मदद की है। सबसे पहली मदद है वो गई है उर्दन की तरफ से, जहाँ पर कल सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे। अच्छा, इस दौरान दूसरा वाक़या ये हुआ है कि सदर इब्राहिम रईसी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान टेलीफोन पे बात हुई है। ये कोई 45 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही है और ये पहली इनकी दोनों शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू है। सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए, वज़राए ख़ारजा मिलते रहे हैं, सब कुछ ठीक। चाइना दरमियान में उसने पीस की है, सब कुछ, लेकिन इनकी गुफ्तगू फर्स्ट टाइम हुई है। एक ये भी था कि दावत देंगे, इब्राहिम रईसी शायद दौरा करेंगे, फिर वो दौरा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा क्राइसिस, तो टेलीफोन पे बात हुई है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप ये देखें ना कि तैयब उर्दगन की बात हुई है, ये आपस में सब इस वक्त जितने मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। यानी सदर इब्राहिम रईसी की तैयब उर्दगन से बात हो रही है, उनकी सदर इब्राहिम रईसी की बशारुल असद से बात हो रही है, जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं उनकी ज़ाहिर है कि यूई मोहम्मद बिन ज़ायद से राब्ते में है, तैयब उर्दगन से राब्ते में, शाह अब्दुल्ला दरमियान में, बस सारे मुल्क आपस में, जनरल सीसी से बात हो रही है, सब आपस में कि भाई आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी आम बात यह है कि ये जंग अगर फैल गई तो कितने फ्रंट्स खुलेंगे, मतलब कितना, क्या इसराइल का फड्डा सिर्फ हमास से होगा? नहीं, मगरबी किनारे पे बैठे हैं फ़लस्तीनी, तैयार बैठे हैं, उधर हमास भी है, उधर इस्लामिक जिहाद भी है, उधर सब मौजूद हैं। और उधर जो जॉर्डन के लिए संभालना मुश्किल होगा, जॉर्डन में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं। और वो फ़लस्तीनी जो हैं वो उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनके जो दूसरी तीसरी जनरेशन है, जिन्होंने ज़िंदगियाँ ही, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि फ़लस्तीनियों के पास कोई पासपोर्ट नहीं है। ये फ़लस्तीनी जो इन कैंपों में रहते हैं ये किसी मुल्क के शहरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उर्दन में अगर कैंप है तो ये उर्दन के शहरी हैं, अगर लिबनान में है तो लिबनान के शहरी हैं, ये किसी मुल्क के शहरी नहीं है। इनकी एक अजीब पोजीशन है। अगर ये गज़ा में रहते हैं तो ये गज़ा से निकल नहीं सकते, इनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये मिस्र जाते हैं तो इनको एक स्पेशल परमिट मिलता है, इतने दिनों में वापस आ जाओ। मतलब फ़लस्तीन के लोग चाहे गज़ा में हो या मगरबी किनारे में, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड, कोई पासपोर्ट, वो दुनिया में कहीं सफ़र नहीं कर सकते, वो किसी रियासत के शहरी नहीं है। और ये मैं हमेशा बात कहता हूँ कि वो कौम है हज़ारों साल पुरानी, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। और कुछ ऐसी कौमें भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन दे दी, लेकिन वो उनके अपने रोले रप्पे नहीं ख़त्म होते। ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है, अपनी तरफ इशारा है जी, ठीक है। ये हज़ारों साल पुरानी कौम है फ़लस्तीन, जो एक ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन मिले जहाँ पे हमारा एक, जिसको माने सारी दुनिया, जहाँ पे हमारा एक वो हो, मतलब कि हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या कि गज़ा है, हमास है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी क्या चीज़ होती है? तो बात ये सारी कि, और ये मुल्क आप देखें कि पाकिस्तान में जो है आपके पास ज़मीन है, आप यदि यहाँ से कदर, आज़ादी की कदर अगर आपने सीखनी है ना, तो आप कश्मीर से, आप फ़लस्तीन से ख़ास तौर पे, और कश्मीर से आप सीखें, और उन मुल्कों से जो अपनी जिनको ज़मीन, जिनके पास जो ज़मीन नहीं है, ठीक है, इस कुर्रे अर्थ पे वो छोटी सी ज़मीन को चाहते हैं कि हमारा हक यहाँ पे हो, हमारा झंडा यहाँ पे लहराए। अब इशू ये है कि फ्रंट्स कितने खुलेंगे। ये तो पहली बात तो ये है कि इसमें आलमी क़ुव्वतें कौन कौन सी हैं। यूरोप, एक तकसीम यूरोप, ठीक है, और यूरोप वहीं खड़ा है जहाँ सैकड़ों साल से खड़ा है, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम यूरोप में हुई ना, और वो अभी यूक्रेन के ऊपर भी मसला है, ठीक है, और उससे पहले भी अमेरिका में भी जो उस दिन बात हो रही थी, कनाडा के अंदर, क्यूबेक के अंदर, तो फ्रांस और मतलब एक फटा पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है। मजबूत कौमें रही हैं माजी की, रूल किया है दुनिया पे, तो जाहिर है कि देखिए ना, यूनान की तहजीब, तो रोमन एम्पायर, तो ये तो वो सारा एक उनका, हिटलर चाहते थे कि पूरी दुनिया पे हो, तो वो पता चला कि वही गड़बड़ हो गई। तो अब मसला ये है कि एक तो यूरोप तकसीम शुदा, उसमें मशरिकी यूरोप कौन सा है ये किसी को नहीं पता, वो क्या करेगा, नेटो आगे, ये वो, अमेरिका, रशिया और चाइना,
और मिडिल पावर्स जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, मिडिल पावर्स। और मिडिल पावर्स जो हैं ये जिसमें मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी हैं, जिसमें जनूबी एशिया के मुल्क भी हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया भी है, जिसमें अफ्रीका भी है, इनकी बड़ी से है, और जिसमें साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका भी है। अब इशू ये है सारा कि इसराइल के फ्रंट कितने खुलेंगे। एक खुलेगा फौरी तौर पे, आज उन्होंने जब ये फायर किए हैं मिसाइल डेमास्कस एयरपोर्ट पे और हलब एयरपोर्ट पे, सही, तो ये उस वक्त किए हैं जब ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान जो है वो बगदाद, और बगदाद के बाद वो जा रहे हैं लेबनान कल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सही, ठीक है। और ये जहन में रखें कि बशारुल असद और ईरान का एक ताल्लुक, और बशारुल असद और सऊदी अरेबिया का भी ताल्लुक, बशारुल असद को वापस सऊदी अरेबिया लेकर आया है सीरिया को अरब लीग में, मुखालफतों के बावजूद। सऊदी अरब अभी कुछ अर्से पहले सीरिया को लेकर आया है वापस अरब लीग का मुकम्मल मेंबर। और बशारुल असद जो हैं वो अगर अपनी जगह मौजूद हैं तो इसलिए मौजूद हैं कि उनको रशिया ने सपोर्ट किया, वरना ये बाइडेन ही उस वक्त नायब सदर थे ओबामा दौर में, तो साइन ऑफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 24 घंटों के अंदर फारिग करो उसको, लाइन से वो सबको उन्होंने कहा ये कदाफी गया, ये गया इसको भी। तो बशारुल असद अपनी जगह रहे। सीरिया में खाना जंगी हुई, क्या कुछ हुआ वो अलग कहानी, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है। अब डेमास्कस एयरपोर्ट जो है वो फंक्शनल एयरपोर्ट है, और हलब एयरपोर्ट भी फंक्शनल एयरपोर्ट है। पिछले दिनों जल्जिले आए हैं, वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक इशू, खाना मुल्क बर्बाद हो जाते हैं उस खाना जंगियों के बाद, बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फंक्शनल एक वहाँ पे हुकूमत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल हुकूमतें हैं 2 या 3 यानी। अब डेमास्कस एयरपोर्ट डैमेज कर दिया। ये गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, मैं आपको खुद ये देखिए बात बता रहा हूँ, गोलान की पहाड़ियों पे हिजबुल्लाह मौजूद है। गोलान की पहाड़ियाँ सीरिया, यानी अगर आप नक्शा देखें, मैं आपसे साउथ लेबनान की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोलान की पहाड़ियों। गोलान की पहाड़ियों पे हिजबुल्लाह खड़ी मौजूद है। अभी तो हमास से बात हुई है ना, हमास तो एक यानी एक बंद इलाका है ना, बंद इलाके के अंदर से लोगों ने निकल के ये कर दिया। हिजबुल्लाह तो पहाड़ियों पे नहीं, पहाड़ियों पे नहीं, एक जनूबी लेबनान है ना, लेबनान के साथ फिर वो बाय रोड आप डेमास्कस जा सकते हैं, मतलब एक पूरा मुल्क है ना लेबनान। वो जनूबी लेबनान में तो वो किसी बंद जेल में तो नहीं है ना हिजबुल्लाह। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो सीरिया में भी मौजूद है, वो लेबनान में भी मौजूद है, वो इराक में भी किसी शक्ल में मौजूद है, और ये जो हमास के साथ जो लोग हैं ये मौजूद हैं, मिस्र में भी मौजूद हैं, हुतीज भी इनके साथ आ गए हैं, इनके साथ जो है वो चेचन्स भी आ गए हैं, इनके साथ इस्लामिक जिहाद, ये इतना कुछ है इसमें से। लेकिन और अंदर 600 मतलब कोई 150 तो इसराइल के है ना कि अपने सिविलियंस, वो 600 अमेरिकन नेशनल्स भी हैं, जो आज पता चला कि वो उसमें एक अमेरिकन नेशनल अगर उसको कुछ हो जाए तो ये कितना बड़ा क्राइसिस होगा। अमेरिका ने अपने 5 बंदे छुड़ाने के लिए जो है वो $6 बिलियन डिफ्रीज किए थे ईरान के पिछले दिनों। तो यहाँ तो उनके अगर 600 बंदे हैं, अमेरिकन के 600 हैं, 500 से 600 अमेरिकन अलग हैं, ये 150 अलग हैं जो इस्लामिक जिहाद और हमास के पास हैं। तो फ्रंट कितने खुलेंगे और ये जंग कहाँ तक फैलेगी। साथ ही दरमियान में दूसरा मरहला, दूसरा वाक़या, अच्छा कुछ नहीं करते तो प्रॉब्लम। ये देखें जो दूसरी जंग अजीम है ना, ये पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, जिसके नतीजे में सल्तनत बरतानिया का सूरज गरूब हो रहा है और अमेरिका एक पावर बन रहा है। अब वो अमेरिका जो है वो उसके सामने चाइना, अभी अमेरिका ऊपर ही है लेकिन चाइना compete कर रहा है उसके साथ पहली पोजीशन के लिए। सही। ये जो बैगेज है ना, ये जो बैगेज है मशरिक़ वस्ता की रियासतों के, ये खींच गए थे फ्रांस वाले, ये लिबिया के अंदर इतनी जगह, देखिए ना वो नाइजर वाइजर में यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो ये कॉलोनीज थी फ्रांस की, इसकी उसकी। तो मसला ये है कि अब क्या इसराइल को इस वक्त अमेरिकन जो यूक्रेन के साथ हुआ है, यूक्रेन डंप हो गया है, सही, आर्मीनिया भी डंप हो गया है, इसराइल की बका का मसला है, क्योंकि इस मरहले पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ रहे, ये ज़हन में रखें। इसराइल की इसी फौज को
एक और बहरी जहाज वगैरह घूम रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक हो गया। पैसा भी नहीं आ रहा फिलहाल, पैसा भी वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्रेन को देना है, इनको देना है, बिल कैसे मंजूर होगा, कब होगा, क्या होगा। इस सूरत हाल में अगर दाखिल होते हैं अब बहुत सारे फ्रंट खुल जाते हैं और आग फैल जाती है पूरी दुनिया में या मशरिक वस्ता में, तो अमेरिका क्या करेगा? चाइना और रशिया बिल्कुल खामोश बैठा है। सही। और अरब ममालिक इसलिए परेशान है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इसराइल के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी। कमजोर इसराइल अगर रहता, या तो वो करेंगे कुछ आज या कल करना पड़ेगा, और अगर करते हैं तो फिर नताइज क्या निकलेंगे उनके लिए। ये वो जगह है जहां पे अब ये बीबी नेतन्याहू इस वक्त फंस गए हैं कि क्या करना है। सही। और 6 दिन हो गए, रोज ये कहते हैं कि आज रात को, वो कहते हैं अच्छा करो, आज रात को हमला करेंगे, करो। इसको अब होस्टेज कैसे रिलीज करवाने हैं और किन शराइत पे रिलीज करवाने हैं, और उसके नतीजे में कल ब्लिंकन फलस्तीनियों से किस तरह मुखातिब होते हैं। फलस्तीनियों से 2 जगहों पे, सही। एक महमूद अब्बास से और एक, और महमूद अब्बास वो महमूद अब्बास जिसके पीछे रशिया खड़ा है, ठीक हो, जिसके ऊपर है कि वो केजीबी का स्पाई था, वो महमूद अब्बास के साथ कर ब्लिंकन। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ठीक है सर, वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जैसे कि कल भी आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि वो पहले इस्लामाबाद आएँ और फिर लाहौर जाए। हो सकता है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगे तो क्या, क्यों आएंगे, क्यों मीटिंग है, या वो अदालत से रुजू करेंगे। अभी काफ़ी दिन हैं और उससे पहले तफसीली फ़ैसला, अपील, ये सारा मामला। देखें, ये फॉक्स न्यूज़ ने जो 20 स्लाइड है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि ईरान डायरेक्टली लिंक है हमास अटैक के साथ। ठीक है, ताल्लुकात हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि वो उनके साथ वो लिंक्ड हैं। लेकिन इशू ये है कि गार्डियन ये कह रहा है कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनको इस बात का डर है, 35वीं स्लाइड, कि ज़ेलेंस्की को डर है इस बात का कि मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनकी मिलिट्री एड को यूक्रेन की डिस्टर्ब कर देगा। और पॉलिटिको ये कह रहा है कि होप फेड्स कि कांग्रेस आपस में जोड़ सकती है यूक्रेन और इसराइल के ऊपर सबको इत्तेफाक है, जो 36वीं स्लाइड है, 36, लेकिन यूक्रेन के ऊपर जो है वो एक तकसीम है कि एड देने हैं कि नहीं देनी। हमने बहुत पैसा दे दिया, ज़ाया हो गया, तो इनकी एड का मसला चल रहा है। और रॉयटर्स ये 37 स्लाइड के सम रिपब्लिकन से दे वुड रेजिस्ट एनी बाइडन प्लान जिसमें इसराइल और इकट्ठा कर दिया जाएगा इसराइल को यूक्रेन की एड के साथ। तो यूक्रेन और इसराइल की एड अब कहीं फंसी हुई है कि कैसे आएगी, कब आएगी, क्या मिलिट्री एड होगी या ह्यूमैनिटेरियन एड होगी। मिलिट्री एड अगर आती है तो किस शक्ल में होगी और क्या वो फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट यूज़ होगी। तो एक बड़ा इस वक्त अमेरिका के लिए भी इशू है, अरब ममालिक के लिए भी इशू है, सबके लिए इशू है। सही। कि होस्टेजेस कैसे निकालने हैं, 500-600 अमेरिकन सिटीजन्स और ये जो इसराइल के अगवा करके ले गए तो इनको, और फिर ये बॉम्बिंग कैसे और किस कंडीशन पे, मतलब इसराइल उसके बाद कैसे एग्जिट। अच्छा, इसराइल जो है ना बुनियादी तौर पे देखें, मसला ये है कि एक तो ये है कि उसमें तल अवीव है, बाकी इलाके हैं, छोटा सा मुल्क है इसराइल भी, और यरूशलेम भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक इंटरनेशनल सिटी जैसे उसमें तो ये भी पहले भी बात चलती रही है कि वो यहूदियों के लिए भी अहम है, मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है। तो बाकी तो तल अवीव और इधर उधर तो ऐसा मतलब है कि देखना है कि वो कैसे, अगर तल अवीव हिट कर रहे हैं वो, तो फिर वो तो चारों तरफ से आ गए तो वो वैसे ही सूरत हाल वो बन जाएगी जो कि एक अजीब सा एक मामला हो जाएगा। तो इसराइल ने अपनी पावर भी दिखानी है, मगर साथ ये भी बताना है कि हम फेल कैसे हुए, हमारी साइबर सिक्योरिटी कहाँ गई, हमारी आयरन डोम्स कहाँ गए, हमारे सब कुछ कहाँ गया, सारा वो दिखाना भी बका की जंग है ना। दूसरी बात है प्यूटिन किर्गिस्तान में, प्यूटिन, प्रेसिडेंट प्यूटिन, और किर्गिस्तान में उन्होंने आज और कल 2 दिन उन्होंने ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स
जैसे कॉमनवेल्थ, जब बरतानिया का कॉमनवेल्थ एग्जिस्ट करता है, कॉमनवेल्थ के वो मुल्क हैं जिनके दरमियान में क्रिकेट होती है, आसानी से हम समझ लें कि वो मुल्क जो क्रिकेट खेलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो यानी पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मतलब जो जो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो समझ लें कि वो कॉमनवेल्थ में रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ वैसे तो कई जगह बरतानिया रहा है, लेकिन वहाँ क्रिकेट नहीं वो उसने फैलाई, लेकिन जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, जो टीमें क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट खेलती हैं, समझ लें कि वो कॉमनवेल्थ की मेंबर हैं सारे। अच्छा, बहरहाल क्योंकि क्रिकेट एक ब्रिटिश खेल है, उनका अमेरिका का तो नहीं है, ना फ्रांस का है, ठीक है। तो बरतानिया जब गया तो क्रिकेट छोड़ गया। अच्छा, इशू ये है सारा कि अब यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ, जो रियासतें टूटी सोवियत यूनियन से, उन्होंने कॉमनवेल्थ स्टेट्स अपनी बना ली। अच्छा, अब उनमें कौन कौन है? उनमें जो है अगर हम देखें तो उनमें रशिया है, खुद काज़ाकिस्तान है, बेलारूस है, मोल्दोवा निकल गया था, यूक्रेन भी निकल गया था, आर्मीनिया है, आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ठीक है। ये मुल्क हैं, कुछ मुल्क निकल गए थे, यूक्रेन जैसे निकल गया था, मोल्दोवा निकल गया था, बाकी मुल्क हैं उसमें। अच्छा, ये जो अब ये इजलास हो रहा है जनाब, और ये हो रहा है किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान का ये पहला दौरा है प्रेसिडेंट पुतिन का, जब से वो वारंट वगैरह इशू हुए तो उसके बाद वो पहली दफ़ा निकले हैं, किर्गिस्तान पहुंचे हैं, और यहाँ पे सारे आज़रबाईजान के भी प्रेसिडेंट और बेलारूस के भी, और सब पहुंच रहे हैं, सवा एक मुल्क है आर्मीनिया के। आर्मीनिया वहाँ नहीं गया, वो आर्मीनिया जो कि एक्चुअली CSTO का मेंबर था, जो कि उनके रशिया के साथ जिसने, लेकिन चूंकि आज़रबाईजान जो है उसने एक तरह से ले लिया सारा आर्मीनिया को, तो अब ये बड़ा एक मसला हो गया है कि आर्मीनिया डंप हुआ, अमेरिका और आर्मीनिया उधर से भी गया, उधर से भी गया, और वो निगोर्नो काराबाग भी गया, और एक डिप्रेशन है वहाँ पे आर्मीनिया में, और जेनोसाइड वगैरह नहीं होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स पहुँच रहे हैं, एड पहुँच रही है, और वो मामला, लेकिन उनका ईरान से मामला चल रहा था, आज़रबाईजान का, और वो बड़ा थोड़ा सा तशवीशनाक था कि ईरान के साथ उनका जो मामला है वो कहीं ख़राबी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो उनका मसला था ईरान के साथ, उस दिन भी हमने वो एक नक्शा दिखा के बात की थी, और वो नक्शे में हमने ये बताया था कि वहाँ पर एक छोटा सा इलाका है जो आज़रबाईजान का इलाका है, लेकिन वो जो है वो अलग करता है आज़रबाईजान को, और वो है जिसको हम कहते हैं ज़ंगिज़ार कॉरिडोर। और ये जो येलो कलर है, येलो आज़रबाईजान है, जो नीचे दूसरा येलो है वो भी नक्शीवां, ये येलो भी आज़रबाईजान है, लेकिन इसके दरमियान में जो ग्रे इलाका है आर्मीनिया का, वो ज़ंगिज़ार कॉरिडोर है, और उसके नतीजे में यहाँ पर आर्मीनिया ने काटा हुआ था आज़रबाईजान के दो इलाकों को। अब ये दो इलाके मिल गए हैं, ये वो इलाका है जहाँ सबसे पहले अर्ज़गन पहुँचे थे, ये मिल गए। यहाँ मसला था ईरान का, लेकिन अब हुआ ये है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान माहिदा तय पा गया है। माहिदा इस सड़क के और ये तेहरान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 22वीं स्लाइड, कि आज़रबाईजान टू कनेक्ट टू नेकाजवा वाया रेलवे इन ईरान। तो ये एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इनका आज़रबाईजान का और ईरान का जो इशू था, वो इशू जो है वो अब ख़त्म हो गया, और उस इशू को ये काफ़ी जो आज़रबाईजान की न्यूज़पेपर्स हैं और उन सब ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया, और ये बड़ी बड़ी ख़बर है। अगर हम 13वीं स्लाइड देखें तो तुर्की न्यूज़ भी कह रहा है कि जी ये नक्शीवां कॉरिडोर लीडिंग टू कंट्रीज़ कनेक्टिंग टू ईच अदर, यानी टू कंट्रीज से मुराद उनकी जो 13वीं स्लाइड है, टू कंट्रीज से मुराद ये कि आज़रबाईजान और ईरान के ताल्लुकात आपस में, इसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई, और ये जो है ये इनके दरमियान माहिदा तय पा गया, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा, तो यहाँ पर है अब प्रेसिडेंट बाइडेन, और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन कजाकिस्तान में है, और वहाँ से वो जाएंगे चाइना, जहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो सर पे खड़ा है, एक फोरम जहाँ पर 130 मुल्क या 150 मुल्क है, जितने देखना है कि कितने मुल्क के रहनुमा वहाँ, चाइना वहाँ मौजूद है। सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या ये मुमकिन है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की मौजूदगी में
इसराइल हमला कर दे गजा पे। और उस वक्त जबकि सऊदी अरेबिया और मिस्र और ईरान और आपस में अर्दोगान और रशिया और चाइना और सारी दुनिया और इवन मतलब है कि मतलब कैसे भाई अमेरिका मदद अगर करेगा तो कैसे करेगा? मतलब ये अपनी फौज उतार देगा इसराइल में? फौज तो नहीं उतार रहा, बहरी बेड़े वो भेज रहे हैं, सैर कर रहे हैं वो तो बाहर, यूएसएस जो जनरल फोर्ड है वो उधर। तो वो अब इसराइल की फौज ने क्या इन्वेट करेगी? वो वहां से कह रहे हैं आओ, क्योंकि उनको पता है कि ये फ्रंट नहीं है, हिजबुल्लाह है अभी, हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा ताकत रखती है हमास से, और गोलान की पहाड़ियों पे सीरिया है, और फिर जॉर्डन है, और फिर मगरबी किनारा है, और फिर इजिप्ट है, और फिर ये बाकी। तो इसराइल में ये बीबी नेतन्याहू की जो हुकूमत बनी है, ये अब क्या फैसला करती है? कैच 22, और बड़ा खौफनाक हिस्टोरिकल कैच 22 कि अगर जाते हैं गजा में तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी। अच्छा, वो बीहेडिंग सर कलम कर दिए, वो ये सोशल मीडिया पे वो भी सारा फजूल था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, होस्टेज हैं जी, उधर के लोग भी इधर के लोग भी, फलस्तीनी तो बहुत शहीद हूँ, बहुत बॉम्बिंग हो रही है, मगर ये कब तक कंटिन्यू होगी? क्योंकि वो अभी भी अंदर वो जवाब दे रहे हैं, अभी भी रॉकेट बरसा रहे हैं, और वो इनके इसका मतलब आयरन डोम इनके खराब हो गए हैं या कुछ हो गया है, क्योंकि रॉकेट तो गिर रहे हैं इधर आके। तो ये मेरा ख्याल है, और ये कैसे मुमकिन है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे के बाद, अच्छा इजिप्शियन जो इंटेलिजेंस है वो CIA से, जैक सुलिवन से उनके इंटेलिजेंस चीफ राब्ते में है, बाकी जगहों। तो इशू ये है सारा कि अब यहाँ पर इसको सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका हल कैसे निकला, और इसराइल अपनी लॉस ग्लोरी को कैसे लेकर दुनिया में आएगा कि हम ताकतवर हैं भाई, हम सारे अरब फौजों से तो छोड़ दो, हमास तो फौज नहीं है जी। सही हो गया, ठीक है। तो ये एक बड़ा अजीब सा सूरत हाल है, जिसका कल क्लैरिटी आएगी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो फलस्तीनी अथॉरिटी और ओमान में क्या बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, आज 12 अक्टूबर है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था 1999 में, और 12 को उल्टा कर दें तो 21 बनता है, 21 अक्टूबर। तो ये तारीखें भी उनकी एक हुकूमत जाने की और उनकी वतन वापसी की, कुछ 12 और 21 इनमें भी कुछ एक अजीब सा इनमें एक जोड़ नज़र आता है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।